देखिए चैप्टर 5 मनी, ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी। कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपने कोई भी गुड्स परचेज करना है, कोई भी सर्विसेज परचेज करनी है, कंसीडर करनी है, उसके बदले में जो मनी का एक्सचेंज हुआ दैट इज मनी। हमारे इंडिया में जो मनी का एक्सचेंज है रुपीज के बदले में होता है, यूएसए में रुपीज की जगह डॉलर के उसमें होता है, तो वहां डॉलर को क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। तो दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, किसी के द्वारा ये रिफ्यूज नहीं किया जाता आगे इस गुड्स के बदले में मैं ये नहीं लूंगा, तो वो आपकी क्या हो गई, मनी हो गई। और ये जो मनी है एक लीगल टेंडर होता है, कोई भी व्यक्ति इस मनी को लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। 1 रुपए के सिक्के हैं, अगर आपने किसी को 1000 रुपए देने हैं, 2000 रुपए देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं, अगर आप 1-1 रुपए के सिक्के जो हैं उनको की मतलब देना चाहें तो वो लेने से उसको रिफ्यूज आपको नहीं कर सकता। अगर वो रिफ्यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका लीगल टेंडर है। अब देखिए मनी का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, तो जो मनी का ओरिजिन है उसके लिए क्या है कि पुराने जमाने में हमारा बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स जो है वो एक्सचेंज किए जाते थे। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इफ एज ए फार्मर यू हैव सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस, you are to look for a person who needs rice and at the same time has say cloth you need for yourself. It means double consists of wants. गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। सपोज आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है, आपके पास चावल है, आपको कपड़ा परचेज करना है, क्लॉथ परचेज करना है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को सर्च करना होता था जो गेहूं या चावल लेना चाहता है और उसके बदले में कपड़ा आपको देना चाहता है। हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे कि जो गेहूं या चावल तो लेना चाहते हैं लेकिन कपड़ा नहीं देना चाहता, तो वहां हमारा एक्सचेंज नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती थी, दोहरा संयोग, कि जो हम चाह रहे हैं वो देना चाह रहा है और जो वो चाह रहा है वो हम देना चाह रहे हैं, जिससे एक्सचेंज जो है वो इजीली हो जाए, कपड़े के बदले में गेहूं का एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि डबल कॉन्साइड्स, दोहरा संयोग हो गया। तो ये बार्टर सिस्टम में होता था। तो देखिए जो बार्टर सिस्टम था उसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते थे। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या होता था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी का एक्सचेंज होता था। सीसी में क्या होता था, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी का एक्सचेंज होता था। तो इसके ड्रॉबैक क्या थे, डबल कॉन्साइड्स ऑफ वांट्स, दोहरा संयोग हमारा नहीं हो पाता। आपको गेहूं चाहिए, आपके पास सरप्लस राइस है, गेहूं के बदले में आप राइस देना चाहते हैं, लेकिन जो गेहूं देना चाहता है वो राइस नहीं लेना चाहता, तो वहां आपका जो संयोग है, डबल जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ वांट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था और वहां गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता था। तो ये आपकी एक ड्रॉबैक था इसका बार्टर सिस्टम का। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार। आज तो आप मनी के एक्सचेंज कर रहे हैं, कार की वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है। आज तो आप मनी में आप उसको कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है।
ठीक है, यू कैन रिप्लाई 5 lakhs. Can you give the same answer in the barter system of exchange? No. Certainly not. Under such a system, your car would be valued in terms of horse, cows, buffaloes. इनके बदले में कार का एक्सचेंज होना है simply because of there is no money, no common unit. ना कोई कॉमन यूनिट थी और ना ही कोई मनी थी. हमने क्या है, कार परचेज करनी है तो उसके बदले में हमारे पास हॉर्स है, काउज है, बुफेलोज हैं, उनको हमें एक्सचेंज करना है. तीसरा आता है डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट. अब देखिए, आज मनी सिस्टम है आपके पास, आपने 1 महीने के बाद, आपने 2 महीने के बाद, आपने 3 महीने के बाद पेमेंट करना है किसी को. आपके पास कैश सरप्लस है, सेविंग में है आपके पास, आप उसको पे कर देंगे. लेकिन बार्टर सिस्टम में कैश तो था ही नहीं. बार्टर सिस्टम में क्या था कि मान लीजिए हम मिल्क का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास मिल्क है, मिल्क को स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए. आपके पास गेहूं है, आपके पास चावल है, आपके पास कपड़ा है, कुछ समय के लिए तो आप उनको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते. तो जब लंबे समय तक आप उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लंबे समय के बाद हमें पेमेंट करनी है. मान लो मैंने आपको 2 महीने बाद 10,000 रुपए देने हैं, तो आज तो मैं पेमेंट कर दूंगा 2 महीने बाद कैश. लेकिन उस समय अगर 2 महीने तक मिल्क को स्टोर किया जाए तो बेकार हो जाएगा, और किसी आइटम को स्टोर किया जाए तो जो प्रीशियबल गुड्स है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे. अगर हमारे पास प्रीशियबल गुड्स है तो हम उनका एक्सचेंज नहीं कर पाते थे. तो एक ये प्रॉब्लम हमारे पास है. डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट के बाद आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. आज हमारे पास सरप्लस मनी है, हम फ्यूचर के लिए सेविंग कर लेते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं. फ्यूचर में जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. लेकिन उस समय तो मनी तो थी ही नहीं हमारे पास. हमारे पास तो गुड्स थे, और गुड्स को कितने समय तक स्टोर किया जाए, और यदि हम उनको स्टोर भी करते हैं तो एक जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के बाद वो बेकार हो जाएंगे, या उनको स्टोर करने के लिए हमें काफी जगह चाहिए. हमें मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं रखना है, हर साल 10 क्विंटल गेहूं का स्टोर कर रहे हैं, तो एक तो बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए, और मैक्सिमम 6-7 महीने के बाद 1 साल लगा लीजिए, 2 साल लगा लीजिए, उसके बाद तो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा. आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी उसकी. तो ये प्रॉब्लम भी जो आपका बार्टर सिस्टम था उसमें क्रिएट होगी. नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्म्स ऑफ मनी. अब देखिए जो मनी की फॉर्म्स है, फेट मनी, फिड्यूसरी मनी. फेट मनी कौन सी होती है और फिड्यूसरी मनी कौन सी होती है? फेट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज इश्यूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जितने भी कॉइन्स हैं, जो भी आपके रुपीज हैं, 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किए जाते हैं. 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जो नोट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किए जाते हैं. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जितने भी कॉइन्स हैं, जितने 1 रुपए का जो नोट है इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये आपका लीगल टेंडर होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो फेट मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूटिलाइज की जाती है, और इस मनी को कोई भी एक्सचेंज के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता है. हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा. फिड्यूसरी मनी क्या है? फिड्यूसरी मनी होती है that money which is accepted as a medium of exchange because of the
द ट्रस्ट बिटवीन द प्लेयर एंड द टीम, जिसको लेने से हम रिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन पेयर और पेई, पैसे देने वाला और पैसे रिसीव करने वाले के बीच एक गुड फेथ में वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसमें क्या आता है? उसमें चेक आता है। मैंने आपको 10,000 रुपए देने हैं, मैं आपको 10,000 रुपए एक एक के सिक्के देता हूं, आपका तो मैं ये नहीं देता, मेरे को तो 2,000 के 5 नोट दे दो, मैं कहां रखूंगा? आप मना नहीं कर सकते उसको। दैट इज लीगल टेंडर। मैं आपको 10,000 रुपए का एक चेक इशू कर देता हूं कि आपके खाते में चले जाएंगे, तो ये क्या है कि ये हमारे लिए कॉमनली वो होगा कि हम उसको एक्सेप्ट करना चाहें या एक्सेप्ट नहीं करना चाहें। अगर हम उसको रिफ्यूज करना चाहते हैं तो हम उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं, हम उसको लेने से मना भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फिड्यूशियरी मनी, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इसको यूटिलाइज किया जाता है। अब देखिए फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to money value as when these are issued। अब जैसे 1 रुपए का सिक्का है, अब जब 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, उसमें उतना मटेरियल भी लगा हुआ है, तो दैट इज फुल बॉडीड मनी, फुल वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है। और क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। अब 2,000 रुपए का नोट है, एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अगर उस पे 2,000 रुपए ना लिखे हों तो आप उसको रद्दी में बेचना चाहेंगे तो आप उससे कुछ नहीं खरीद सकते, उसकी वैल्यू 0 है। लेकिन उस पर 2,000 रुपए लिखा हुआ है, वो एक लीगल टेंडर बन गया, इसलिए उसकी 2,000 रुपए वैल्यू है, तो इसको हम क्रेडिट मनी बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? आपको 4 पॉइंट बताए हैं। फेट मनी जो लीगल टेंडर है, जिसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते एक्सचेंज के रूप में, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। कॉइन्स हैं, 1 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक के नोट हैं, इनको हम मना नहीं कर सकते। फिड्यूशियरी मनी ये भी आपकी गुड्स एक्सचेंज में यूटिलाइज होती है, इसमें बायर और सेलर जो होते हैं, नहीं आप पेयर और पेई जो होते हैं, इनके गुड फेथ पर होता है, हम इसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और रिफ्यूज करना चाहें तो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है कि जितना उस मनी पर लिखा हुआ है उसकी कमोडिटी की मनी भी उतनी ही है। आप ने नहीं देखे होंगे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा सिल्वर के चलते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे। तो आज अगर आपके पास है तो वो क्या है कि आज अगर आपके पास है तो 1 पैसा अगर वो मार्केट में हम मतलब उसको 1 पैसे में देंगे, 1 पैसे को 1 पैसे में देंगे, लेकिन उसकी कमोडिटी को देंगे तो उसकी कमोडिटी उस 1 पैसे से ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वो पुराने टाइम की बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का है, इतना उसमें मटेरियल भी लगा होगा 1 रुपए जितना, तो ये फुल बॉडीड मनी है। क्रेडिट मनी जिस पर केवल आपने फेस वैल्यू पुट की हुई है, उसकी कमोडिटी वैल्यू नहीं है कुछ भी, 500 रुपए है, 2,000 रुपए है, 200 रुपए है, 100 रुपए है, 50 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, ये केवल एक आपने उस पे मतलब प्रेजेंट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि भाई दैट इज 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए। लेकिन अगर उस पर ये मेंशन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी। इसके बाद इसमें आता है सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी के स्टॉक, इट रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people
of the country at a point of time. किसी भी समय लोगों के पास टोटल मनी क्या है सप्लाई के रूप में. It is important to note that supply of money does not include stock of money held by government. सप्लाई ऑफ मनी में जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक है उसको शामिल नहीं करेंगे. स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंक सिस्टम ऑफ कंट्री, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी, क्योंकि ये तो मनी की सप्लायर है. तो गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक है, बैंकों के पास जो स्टॉक है, उसको हम मनी की सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे. स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री. जो लोगों के पास मनी है, जिनको वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्व्स. सप्लायर ऑफ मनी को छोड़कर लोगों के पास जो मनी है वो आपकी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी है. इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. तो देखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या लेंगे हम. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहले हम लेंगे M1. M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD. C प्लस DD प्लस OD. अब जो C है करेंसी. C किसको बोलेंगे, करेंसी को बोलेंगे. ठीक है. इसके बाद जो DD है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक, जो आपका कमर्शियल बैंक में पैसा जमा है. और OD डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिमांड डिपॉजिट बाय RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, और डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF एंड वर्ल्ड बैंक. इसको हम क्या बोलेंगे, OD बोलेंगे. तो C करेंसी को जोड़ दें, डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में आपके पास है, और OD जो RBI के पास जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो जमा है, उन तीनों का जो टोटल होता है वो क्या होता है, M1. इसके बाद पॉइंट आता है हु सप्लाई मनी. मनी की सप्लाई कौन करता है. सप्लायर ऑफ मनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. हमारे बैंक का जो नाम है सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट. RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी. RBI इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. Under this system, Reserve Bank maintain a minimum reserve of 200 crore in form of gold and foreign exchange, and on this reserve value of gold must be 115 crore. देखिए मिनिमम रिजर्व है 200 करोड़. 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये रिजर्व है, और इनके बदले में गवर्नमेंट ने मनी को इशू किया हुआ है, जो हमारे कंट्री में कॉइंस और 1 रुपए से 2000 रुपए तक के जो नोट हैं, जो कि मतलब प्रचलन में है, लेकिन उन प्रचलन के बदले में, उन नोट्स के बदले में गवर्नमेंट के पास जो आज रिजर्व है 200 करोड़, यानी गोल्ड और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व में है. ठीक है. इसके बाद ये जो